नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन को कवर करने जा रहे हैं। बहुत सी यूरोपीय कंपनियां भारत आई और यहां की स्थिति का फ़ायदा उठाकर वह हमारे शासक बन गए। तो जानते हैं इन कंपनियों के बारे में। कई बार यूरोप कंपनियों के स्थापना वर्ष और उनकी फैक्ट्री से प्रथम फैक्ट्री उन्होंने कहाँ और कब स्थापित की, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। तो पहली कंपनी जो भारत आई वह थी पुर्तगाल की कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1498 में हुई थी और इन्होंने कोचिन केरल में 1503 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। दूसरी यूरोपीय कंपनी जो भारत आई वह इंग्लैंड की थी, जिसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है और यह 1600 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुई। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया। कई बार सूरत को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो प्रथम अस्थायी कंपनी फैक्ट्री की बात की जाएगी तो वह सूरत हो जाएगा और पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। इसके बाद आई हॉलैंड की कंपनी, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया और यह इस्टेब्लिश हुई थी 1602 ईस्वी में और इन्होंने भी मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। इसके बाद डेनमार्क की कंपनी आई, जिसे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया और यह कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो यह 1616 ईस्वी में स्थापित हुई थी और ट्रावनकोर में 1620 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसके बाद आई थी फ्रांस की कंपनी, जो कि स्थापित हुई थी 1664 ईस्वी में और इन्होंने सूरत में 1668 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना आई। और भारत में सबसे लास्ट में स्वीडन की कंपनी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो कि 1731 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुई थी। फ्रेंड्स, अब प्रश्न उठता है, क्या इससे पहले यूरोपीय देशों के साथ हमारा व्यापार नहीं था? तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्राचीन काल से ही यूनान एवं रोम के साथ हमारे अच्छे व्यापारिक संबंध थे। जब प्राचीन भारत को कवर करवा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि भारत का यूनान के साथ अच्छा व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, भारत से होने वाले व्यापारिक मार्ग पर अरब के व्यापारियों का अधिकार हो गया। इसे हम मैप से समझने का प्रयास करते हैं। इस समय क्या हुआ कि यूरोप में एक नया युग प्रारंभ हुआ, जिसे पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इस समय क्या हुआ, यूरोप में नए नए साहित्य की खोज हुई, लोगों की विचारधारा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया और लोग नए नए स्थानों की खोज के लिए आगे बढ़े। उस समय यहाँ पे है अफ्रीका के पास स्पेन कंट्री। स्पेन के एक राजा थे हेनरी, उन्होंने इन खोजों को बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिया। उन्होंने व्यापारियों को फाइनेंस दिया और कहा कि आप जाइए, भारत को खोजिए, अलग अलग कंट्री को खोजिए। और इसी क्रम में बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप पहुँचा। यह अफ्रीका के पास पड़ता है, जिसे हिंदी में आशा अंतरिप भी कहा जाता है, लेकिन वह यहाँ से वापस आ गया, यह भारत की तरफ नहीं पहुँच पाया। इसके बाद 1492 ईस्वी में कोलंबस को भेजा गया भारत की खोज के लिए, लेकिन वह नॉर्थ अमेरिका पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया फ्रेंड्स? नॉर्थ अमेरिका पहुँच गया। इसके बाद क्या हुआ कि और भी व्यापारियों को भेजा गया और फाइनली क्या हुआ, 1498 ईस्वी में, कब? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नामक यात्री जो था वह अपनी जहाजी बेड़े के साथ यहाँ सबसे पहले केप ऑफ गुड होप पहुँचा। यहाँ उसे एक गुजराती व्यापारी मिल गया जिसका नाम था अब्दुल मनीद और उसकी सहायता से वह भारत पहुँचा। भारत में कहाँ पहुँचा? केरल में पहुँचा, कालीकट। और इस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन स्टार्ट हो गया। और पहली कंपनी जो भारत में व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई थी वह थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कब स्थापित हुई थी फ्रेंड्स? 1498 में हुई थी। और प्रथम फैक्ट्री कब बनी थी? तो कोचीन में बनी थी, केरल में ही, क्योंकि सबसे पहले यूरोपीय कहाँ पहुँचे? केरल में पहुँचे। तो वहीं पे यहाँ फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1503 ईस्वी में। और प्रथम पुर्तगाली जो भारत पहुँचा तो डेफिनेटली वह वास्को डिगामा था। कहा जाता है कि जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा
17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट केरल का यहाँ बंदरगाह था, तो वहाँ पहुँचा। और किसकी सहायता से पहुंचा फ्रेंड्स? तो अब्दुल मनीत की सहायता से पहुंचा। वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा तो कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया और अरब व्यापारियों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि अब उनको डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि यूरोपीय डायरेक्ट भारत पहुंच गए थे व्यापार के लिए, और इनकी जो बीच की मध्यस्थता थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। और कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर पुर्तगाल वापस लौटा तो उसे अपने व्यापार पर 60 गुना फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ? 60 गुना फ़ायदा हुआ। अब आप कल्पना कीजिए कि आपने कोई वस्तु 100 रुपये में ख़रीदी और उसे आपने 6000 रुपये में बेच दिया, तो फ़ायदे का लेवल कितना ज़्यादा हो गया। तो इस फ़ायदे को देखकर यूरोपीय कंपनी भी प्रोत्साहित हुई भारत आने के लिए, और पुर्तगाल की स्पेन की गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, भारत के साथ व्यापार करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक कंपनी एस्टेब्लिश की जो कि है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत पर के व्यापार पर नज़र रखने के लिए उन्होंने गवर्नर की स्थापना की, और पहला गवर्नर बनकर जो आया वह कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। इसके तहत क्या होता था? हिंद महासागर के क्षेत्र में जो भी जहाज़ आते थे उन सब से जो है पुर्तगाली कंपनी टैक्स लेती थी, और वो हिंद महासागर के व्यापारिक क्षेत्र पर पुर्तगाली कंपनी ने पूरा दबदबा बना लिया था। इसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। इसके बाद सेकेंड नंबर के गवर्नर बनकर कौन आए? तो अल्बुकर्क आए। कब आए? तो 1509 ईस्वी में आए। और अल्बुकर्क ने आते ही बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। कौन से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? गोवा पर अधिकार कर लिया। और अल्बुकर्क के प्रयास से पुर्तगाली बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली समुद्री ताकत बन गए। और अब तक यह क्लियर हो चुका था कि भारत में वही शासन से करेगा जिसकी नौसैनिक शक्ति स्ट्रांग होगी। नौसेना जिसकी स्ट्रांग रहेगी वही भारत पर शासन करेगा। तो पुर्तगालियों ने नौसेना के क्षेत्र में बहुत काम किया। इसके बाद एक गवर्नर बनकर आए नीनो डी कुन्हा। उन्होंने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी का केंद्र किसे बना दिया? गोवा बना दिया। गोवा को अपनी राजधानी बना दी। पुर्तगालियों ने कार्टेज पद्धति शुरू की। इस पद्धति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी दूसरे देश या कंपनियों की या भारतीय शासकों के जहाज़ भी किसी उद्देश्य से जाते थे तो पुर्तगाली कंपनी उनसे टैक्स वसूल करती थी। और कहा जाता है जब एक बार अकबर का जहाज़ इधर से गुजरा था तो अकबर को भी टैक्स पे करना पड़ा था। ये भी एक अलग स्थिति थी। तो पुर्तगालियों ने कार्टेज पद्धति शुरू की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। इसके बाद भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई फ्रेंड्स। कब की गई थी? तो 1556 ईस्वी में की थी। और एक अच्छी चीज़ हुई थी प्रेस की स्थापना, और एक गलत चीज़ भी हुई थी। भारत में तंबाकू की खेती भी पुर्तगालियों के आने के साथ ही प्रारंभ हुई। तो और भी चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। स्थापत्य के क्षेत्र में एक अलग शैली को विकसित किया। इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे अन्य कंपनियां जब आने लगी भारत में तो डच आए, फिर अंग्रेज आए। तो डच और अंग्रेज़ों की वजह से पुर्तगालियों की स्थिति कमज़ोर होने लगी। और इससे क्या हुआ? 1630 ईस्वी में अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच मैड्रिड की संधि हुई। और इस संधि द्वारा दोनों कंपनी अंग्रेज और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। और इस विवाह का परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे दहेज में मिल गया। अब सोचिए, भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत आज की हमारी इकोनॉमिक कैपिटल को दहेज में दिया जा रहा है। और इससे क्या हुआ कि पुर्तगाल ने धीरे धीरे भारत में अपना व्यापारिक और जो भी इंटरेस्ट था उसको छोड़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वह पूरी तरह भारत से नहीं निकले और सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट तक वही टिके रहे। फाइनली दिसंबर 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया और इसके लिए
ऑपरेशन विजय चलाया गया और ऑपरेशन विजय द्वारा पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया। अब जानते हैं दूसरी कंपनी के बारे में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1602 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुई थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश की थी और उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित की थी। पहला डच यात्री जो भारत आया वह था कार्नेलियन हाउटमैन। कौन आया पहला डच यात्री भारत? कार्नेलियन हाउटमैन आया। और डचों ने एक अलग तरह के सिक्के चलाए जिनका नाम था स्वर्ण पैगोडा। और यह पहली बार हो रहा था कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर अपनी सिक्के चला रही है। तो उन्होंने कौन सा सिक्का चलाया? स्वर्ण पैगोडा नामक सिक्के चलाए। और डचों ने भारत में अपने दो व्यापारिक केंद्र बनाए थे, एक जिससे वे सूती वस्त्र का व्यापार करते थे जिसे कोरोमंडल तट से करते थे, और मालाबार तट से वे मसालों का व्यापार करते थे। लेकिन धीरे धीरे यद्यपि उन्होंने पुर्तगालियों को व्यापार में पीछे कर दिया, लेकिन वह स्वयं अंग्रेज़ों से पिछड़ने लगे। और फाइनली बेदरा का युद्ध हुआ था डच और अंग्रेज़ों के बीच। कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में डच पराजित हो गए और इसी के साथ भारत में डचों की शक्ति का अंत हो गया। और इसके बाद दो महत्वपूर्ण शक्ति बची, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी। इनके बीच एक लंबा संघर्ष हुआ। तो इनके आगमन और इनके संघर्षों के बारे में हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।